हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी कि समकालीन भारत का चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन एवं विकास। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम अपने दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिसोर्सेज यानी कि संसाधन एवं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको हमारा पढ़ा हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन एवं विकास के अंतर्गत सबसे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि संसाधन यानी कि रिसोर्सेज किसे कहा जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनका मनुष्य यानी कि मानव क्या करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी कि संसाधन किन्हें कहा जाता है, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनका मानव क्या करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर लेता है, अपनी आवश्यकता अनुसार उनका इस्तेमाल कर लेता है। और जिनको बनाने के लिए क्या है, हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है यानी कि टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, और वह संसाधन क्या है, आर्थिक रूप से संभाव्य है एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनका मानव क्या करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका इस्तेमाल करता है यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उनका इस्तेमाल करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और जिसको बनाने के लिए हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और वह आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से क्या है, मान्य है। तो वह कहा जाता है संसाधन। विद्यार्थियों, मानव भी एक संसाधन है यानी कि जो ह्यूमन है, मानव है, वो भी एक संसाधन है। मानव करता क्या है, अपनी बुद्धि और प्रौद्योगिकी से वस्तु को अधिक मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो मानव है उसको संसाधन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मानव ही वह है जो बुद्धि और प्रौद्योगिकी यानी कि अपने माइंड और टेक्नोलॉजी से क्या करता है, किसी भी वस्तु को जो कि एक संसाधन है उसको अधिक मूल्यवान संसाधन में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो मानव जनसंख्या मानव संसाधन कब कहलाती है? मानव जनसंख्या जो है वो मानव संसाधन तब कहलाती है जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा एवं अन्य सेवाओं में क्या कर दिया जाए, मानव जनसंख्या को निवेश कर दिया जाए। यानी कि मानव जनसंख्या को जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा और अन्य सेवाओं में क्या कर दिया जाता है, निवेश कर दिया जाता है, तब कहा जाता है कि मानव जनसंख्या का जो परिवर्तन है वह किस में हो चुका है, मानव संसाधन में हो चुका है। विद्यार्थियों, जो हमारी भारत सरकार है वो भी कई प्रकार की पॉलिसीज लेकर आती है, यानी कि उसका एम होता है इन पॉलिसीज को लाने का कि जो मानव जनसंख्या है यानी कि जो भारत में पॉपुलेशन रहती है उसको क्या कर दिया जाए, मानव संसाधन में परिवर्तित कर दिया जाए। प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है? विद्यार्थियों, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जो मनुष्य यानी कि जो मानव है वो क्या करते हैं, इनमें बिना फेर बदलाव किए इनका डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये कहलाते हैं विद्यार्थियों प्राकृतिक संसाधन। विद्यार्थियों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। विद्यार्थियों, जो रिसोर्सेज होते हैं यानी कि जो संसाधन हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी यानी कि समाप्यता के आधार पर। एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर। एंड फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के स्तर के आधार पर। तो इसमें से सबसे पहला हम ले रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। विद्यार्थियों, उत्पत्ति के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन संसाधनों को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, जैव संसाधन यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज एवं अजैव संसाधन यानी कि एबायोटिक रिसोर्सेज। तो विद्यार्थियों, समझने का प्रयास करते हैं कि जो जैव संसाधन यानी कि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं। विद्यार्थियों, जो जैव संसाधन होते हैं उनकी जो प्राप्ति है आपको कहाँ से होती है, जीव मंडल से। कहाँ से होती है, बायोस्फीयर से आपको जैव संसाधनों की यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज की प्राप्ति होती है। लेकिन जो जैव संसाधन होते हैं उनमें क्या होता है, जीवन व्याप्त होता है। यानी कि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं यानी कि जो जैव संसाधन है वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो विद्यार्थियों,
जितने भी जीव मंडल में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके जैव संसाधन यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, जानवर हो गए, ये सभी क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। अब समझते हैं अजैव संसाधन को यानी कि एबायोटिक रिसोर्सेज को समझते हैं कि एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। विद्यार्थियों, जो अजैव संसाधन होते हैं उनकी भी प्राप्ति कहाँ से होती है, जीवमंडल से ही होती है। लेकिन एबायोटिक रिसोर्सेज में यानी कि जो अजैव संसाधन है इनमें जीवन व्याप्त नहीं होता, यानी कि ये क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। क्या होते हैं विद्यार्थियों, निर्जीव, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे संसाधन जो जीवमंडल पर पाए जाते हैं लेकिन उनमें जीवन नहीं होता है यानी कि जीवन व्याप्त नहीं है, जो कि है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि निर्जीव, वह संसाधन कहे जाते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज यानी कि अजैव संसाधन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हवा हो गया, पानी हो गया, पहाड़ हो गया, मिट्टी हो गया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके थे, अजैव संसाधन के थे, जिनमें जीवन नहीं होता है, जो कि निर्जीव होते हैं। लेकिन ये जो संसाधनों के उदाहरण मैंने आपको ऊपर दिखाए हुए हैं, ये संसाधन के उदाहरण किसके हैं, जैव संसाधन के हैं, जिनमें क्या होता है, जीवन व्याप्त होता है। यानी कि ये कैसे संसाधन होते हैं, सजीव होते हैं। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट है समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो विद्यार्थियों समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नवीकरण योग्य संसाधन एवं अनवीकरण योग्य संसाधन। तो नवीकरण योग्य संसाधन किन्हें कहा जाता है विद्यार्थियों, नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम कर सकते हैं प्राप्त, यानी किसी भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जिन संसाधनों की प्राप्ति की जा सके वे संसाधन नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। विद्यार्थियों जैसे फॉर एग्जांपल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये वे संसाधन हैं जिनकी समाप्ति धरती से कभी भी नहीं हो सकती, इसी कारण इनको असमाप्य संसाधन भी कहा जाता है। लेकिन अनवीकरण संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात अगर ये धरती से एक बार खत्म हो गए तो इनको बनने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, इसी कारण इनको समाप्य संसाधन भी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोयला, पेट्रोल, ये किस संसाधन के एग्जाम्पल हैं विद्यार्थियों, ये अनवीकरण संसाधन के एग्जाम्पल हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो टाइप के होते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज एवं अनवीकरण संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरण योग्य संसाधन की प्राप्ति की जा सकती है एवं अनवीकरण योग्य संसाधन की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। नवीकरण योग्य संसाधन की प्राप्ति की जा सकती है इसलिए इसको असमाप्य संसाधन कहा जाता है, और अनवीकरण संसाधन की प्राप्ति नहीं की जा सकती इसलिए इसको समाप्य संसाधन कहा जाता है। तो नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो विद्यार्थियों स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड है सामुदायिक संसाधन यानी कि कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, थर्ड है राष्ट्रीय संसाधन यानी कि नेशनल रिसोर्सेज, एंड फोर्थ है अंतरराष्ट्रीय संसाधन यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो व्यक्तिगत संसाधन किन्हें कहा जाता है, व्यक्तिगत संसाधन उन्हें कहा जाता है जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में हों, यानी कि निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में जो संसाधन होते हैं वह कहे जाते हैं व्यक्तिगत संसाधन। यानी कि व्यक्तिगत संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है, यह निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में यानी कि अधिकार में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तालाब, बाग, चारागाह, ये जो संसाधनों के प्रकार हैं ये क्या है विद्यार्थियों, व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी समुदाय के सभी व्यक्तियों का क्या होता है, स्वामित्व होता है। यानी कि किसी समुदाय के सभी व्यक्तियों के स्वामित्व में जो संसाधन होते हैं वह कहे जाते हैं सामुदायिक संसाधन। यानी कि सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, किसी समुदाय के सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्क, खेल का मैदान, ये वे संसाधन हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, किसी समुदाय का अधिकार होता है। सामुदायिक संसाधन के प्रकार हैं ये। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन यानी कि नेशनल रिसोर्सेज। विद्यार्थियों देश की सीमा के अंदर यानी कि जो किसी भी देश की जो बाउंड्री होती है उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं वह कहलाते हैं आपके राष्ट्रीय संसाधन। विद्यार्थियों देश को यह कानूनी अधिकार है कि जो व्यक्तिगत संसाधन हैं जो कि एक राष्ट्रीय संसाधन भी हैं, तो जो व्यक्तिगत संसाधन हैं उनको क्या कर सकता है कोई भी देश राष्ट्र हित में क्या कर सकता है, अधिग्रहित कर सकता है। यानी कि जो व्यक्तिगत संसाधन है जो कि निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं
वो राष्ट्रीय संसाधन भी बन सकते हैं। यानी कि जो सरकार होती है वो व्यक्तिगत संसाधनों को राष्ट्र हित में यानी कि लोगों के हित में क्या कर सकती है, अधिग्रहित यानी कि अपने पास ले सकती है और उनके ऊपर सड़कें, नहरें और पुल बना सकती है। तो व्यक्तिगत संसाधनों पर बनी हुई सड़कें, नहरें या पुल क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन ही कहलाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये वे रिसोर्सेज होते हैं जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, इन पर कई देशों का अधिकार होता है। अगर किसी भी देश को उन संसाधनों का इस्तेमाल करना है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उनको परमिशंस लेनी होती है। तो विद्यार्थियों ये थे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब विद्यार्थियों लास्ट है संसाधनों के वर्गीकरण में विकास के स्तर के आधार पर वर्गीकरण यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो विद्यार्थियों विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। विकसित संसाधन यानी कि डेवलप्ड रिसोर्सेज, संभावी संसाधन यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज, भंडार यानी कि स्टॉक एवं लास्ट है संचित कोष यानी कि रिजर्व्स। तो समझते हैं विद्यार्थियों विकसित संसाधन किन्हें कहा जाता है। विद्यार्थियों विकसित संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है यानी कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है एवं जिनकी मात्रा और गुणवत्ता क्या की जा चुकी है, निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन कहलाते हैं विकसित संसाधन यानी कि डेवलप्ड रिसोर्सेज। यानी कि डेवलप्ड रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनकी मात्रा और गुणवत्ता को निर्धारित किया जा चुका है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है संभावी संसाधन यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज। विद्यार्थियों जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो वे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी भी प्रदेश में यानी किसी भी रीजन में उपलब्ध तो हैं यानी कि विद्यमान तो हैं, लेकिन अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान एवं गुजरात में पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा। राजस्थान एवं गुजरात जो रीजन है वहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की जो व्यवस्थाएँ हैं वो उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर जो संसाधन हैं उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ऐसे संसाधन कहलाते हैं संभावी संसाधन। नेक्स्ट है भंडार यानी कि स्टॉक। विद्यार्थियों भंडार या स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको प्रौद्योगिकी अभाव में अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि हमारे भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं उपलब्ध है जिससे भंडार रिसोर्सेज का इस्तेमाल किए जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आप सभी जानते हैं H2O होता है। यदि हम जल से क्या करें हाइड्रोजन एलिमेंट को निकाल लें तो आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वह ऊर्जा का सोर्स होता है यानी कि एनर्जी का सोर्स होता है और उस एनर्जी के सोर्स का इस्तेमाल हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है कि हम जल से क्या करें हाइड्रोजन को निष्कासित कर सकें। विद्यार्थियों लास्ट है संचित कोष यानी कि रिजर्व्स। विद्यार्थियों जो संचित कोष है वो भंडार का ही हिस्सा है और इनका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध है, लेकिन अभी तक इनका जो इस्तेमाल है वो एक सीमित पैमाने पर ही हो रहा है, एक लार्ज स्केल पर इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी जानते हैं कि बांधों से बिजली का उत्पादन हो सकता है, यानी कि बांधों में हम क्या करते हैं पानी को सहेज कर रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं और उस बांधों के पानी से क्या हो सकता है बिजली का उत्पादन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत में बांधों से बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बांधों से बिजली का जो उत्पादन हो रहा है भारत के अंदर वो एक सीमित पैमाने पर हो रहा है, एक असीमित पैमाने पर नहीं हो रहा है। आगे आने वाले भविष्य में हो सकता है कि बांधों से बिजली का उत्पादन एक असीमित पैमाने पर होने लगे और भारत में जो बिजली की समस्याएं हैं वो शायद कम हो जाए। तो विद्यार्थियों ये था विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्सेज, संभावी संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज, भंडार यानी कि स्टॉक, संचित कोष यानी कि रिजर्व्स। तो मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।